हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन सी गीता। तो आज का टॉपिक है यहाँ पर घनवाद और फाववाद है। तो आपकी डेली क्लास चलती ही है वेस्टर्न आर्ट की, सुबह 8 बजे चलती है। तो ये आपकी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ज़्यादातर यहाँ से आपकी पेंटिंग्स बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, चाहे आपका कोई सा भी रिलेटेड, कोई सा भी आर्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उससे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये दृश्य कला है, तो आपका दृश्य कला नेट के लिए भी है। नेट के अभी तो बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन करा रही हूँ, लेकिन लास्ट में जो आपके फॉर्म आ जाएंगे तो उसके बाद आपका पूरा प्रीवियस ईयर पेपर फुल डिटेल्स में करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है ये सभी के लिए है, मतलब चाहे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम का हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका ये सब के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आपका घनवाद और फाववाद में। तो आपका प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पर पिकासो द्वारा, देखो सभी लोग जानते हैं पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र है। देखो ये वाला आप लोग भी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी क्वेश्चन है। तो बताइएगा यहाँ पर पिकासो द्वारा बनाया गया कौन सा चित्र घनवाद का प्रथम चित्र है। यहाँ पे आपको मतलब दिए हैं सारे के सारे, आपके जितने भी हैं सभी के सभी आपके किसके हो जाएंगे, पिकासो के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रथम चित्र पूछ रहा है तो सब लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका लेस डेमोस्लेस दी एविगनन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लेस डेमोस्लेस दी एविगनन, यानी कि अविगनन की सुंदरियाँ। ठीक है, तो ये है, सुंदरियाँ भी बोल सकते हैं, स्त्रियाँ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में भी बोल सकता है यहाँ पे एविगनन की। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कौन से सन में ये बनाया था और ये घनवाद का प्रथम चित्र है, तो ये भी सन भी आ सकती है क्योंकि प्रथम चित्र है, तो कौन से सन में हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1907 में ये बनाया है। ठीक है, ये तो हो गई पिकासो की बात। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं कि घनवाद का जो मतलब प्रवर्तक था, यानी कि जो प्रणेता है, वो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, यहाँ पर पिकासो और ब्राक हो जाएंगे। तो ब्राक के बारे में बात करते हैं, तो ब्राक का जो प्रथम चित्र है, ब्राक का जो प्रथम चित्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विवस्त्र स्त्र हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, विवस्त्र स्त्री हो जाएगा, यानी कि विवस्त्र स्त्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पर न्यूड वुमेन। ठीक है, न्यूड वुमेन होता है, तो यानी कि ये विवस्त्र स्त्री है, न्यूड वुमेन पर यहाँ पे ब्राक ने प्रथम चित्र बनाया था घनवाद का। इन्होंने कब बनाया था, इन्होंने बनाया था 1908 में बनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो 1907 में किसने बनाया है, पिकासो ने बनाया है। 1908 में यहाँ पे ब्राक ने बनाया है, कौन सा, न्यूड वुमेन। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र की पेंटिंग है। आपको बताना है यहाँ पर कि पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक की चित्र की पेंटिंग है। यहाँ पर देखो आपको दिए हैं, तो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर पिकासो ने जो पीरियड थे, ठीक है, एक इनका कौन सा था, आरंभिक चरण था। सभी स्टूडेंट बताइएगा आरंभिक चरण इनका कौन सा टाइम था, बताइएगा। और फिर बताइएगा ब्लू पीरियड, फिर उसके बाद बताइएगा ब्लू पीरियड, उसके बाद बताइएगा यहाँ पर रोज पीरियड। ठीक है, तो पहले हम देखो आरंभिक पीरियड की बात करते हैं। देखो सभी को पता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 1881 से लेकर आपका 1900। ठीक है, यानी कि 1881 से लेकर आपका 1900 तक का इसका समय था, आरंभिक चरण। ठीक है, फिर दूसरा है इन्होंने ब्लू पीरियड है, यानी कि इन्होंने ब्लू रंग का यूज़ करा है। और ब्लू रंग का यूज़ किस लिए करा है, यहाँ पर दुख, विषाद, यही सब के लिए यूज़ करा है, मतलब दुख दिखाया है इन्होंने अपने चित्रों में। ठीक है, तो उसका जो ब्लू पीरियड का टाइम है वो आपका 901 आपका हो जाएगा 1904। ठीक है, तो 1901 से लेकर 1904 ये टाइम हो जाएगा किसका, ब्लू पीरियड का टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ बिल्कुल सेम, यही चीज़ इन्होंने रोज़ पीरियड में करी थी, बिल्कुल यही सेम चीज़। तो बिल्कुल पिकासो ने इन्होंने रोज़ पीरियड में क्या माना था, तो यहाँ पर 1901 से लेकर 1904 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये चीज़, सॉरी, ये तो ब्लू पीरियड का बता रही हूँ, ये ब्लू पीरियड का टाइम है। रोज़ पीरियड का जो टाइम है आपको बता देती हूँ, रोज़ पीरियड का जो टाइम है 1905 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 1906 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही काम किया था इन्होंने, कि मतलब इसकी जगह ब्लू पीरियड की जगह तो इन्होंने नीला रंग यूज़ करा था, बिल्कुल रोज़ पीरियड मतलब आपका गुलाबी। ठीक है, कि कौन सा हो जाएगा, गुलाबी, तो रोज़ या फिर कह सकते हैं गुलाबी, बिल्कुल यही चीज़ इन्होंने उसकी जगह रेड कलर यूज़ करा था, किसमें, यहाँ पर रोज़ पीरियड में। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब पिंक या फिर आपका रेड कलर।
ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी ये अच्छा क्वेश्चन तो बताया ही नहीं, चले तो यहाँ पे सभी लोग का राइट ही आंसर है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ब्लू पीरियड में बताया है। ठीक है, चलिए, बाकी तो मैंने इसके शॉर्ट्स भी कराया है, अगर बाई चांस कोई भी शॉर्ट्स पे अगर विजिट नहीं कर रहा है तो शॉर्ट्स उसको देखते रहिएगा। मैं डेली शॉर्ट्स अपडेट करती रहती हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देखा करें, मतलब डेली देखा करें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर पिकासो का कालखंड कब से कब तक माना जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कालखंड, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है पिकासो का, वो कब से कब तक माना जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि पिकासो का जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कब से कब तक हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1881 से कितना हो जाएगा, 1973 हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो सभी जानते हैं यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, स्पेन में हो जाएगा। ठीक है, और कौन से गांव में, तो मलागा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। वैसे इनका इतना ज़्यादा गांव का नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बस आपको बस याद रखना है कि ये स्पेन के हैं, और दूसरी चीज़ है इनका टाइम पीरियड याद रखना है, 1881 से 1973 हो जाएगा। ठीक है, 1881 से 1973। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे जॉर्ज ब्राक का चित्र कौन सा है, वायलिन एंड कैंडल स्टिक। ठीक है, ये वाला चित्र है। ठीक है, तो ये वाला जो चित्र है वायलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है, ये आपको बताना है। देखो पूरा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। चलिए, तो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया था। यहाँ पर वायलिन एंड कैंडल स्टिक है, ये आपको बताना है कि आंदोलन यहाँ पर उत्कृष्ट जो है उदाहरण यहाँ पर किसका है, बिंदुवाद है, भविष्यवाद है, घनवाद है, या फिर रोमांसवाद है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जॉर्ज ब्राक का चित्र पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी जानते हैं जॉर्ज ब्राक यहाँ पर किसका हो जाएगा, घनवाद का हो जाएगा। तो घनवाद का ये जो चित्र है यहाँ पे उत्कृष्ट उदाहरण मिलता है, ये कौन सा, तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा घनवाद का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी इसके कोलाज पद्धति को इनको क्या कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं। किसको, जॉर्ज ब्राक को। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, कोलाज पद्धति का जनक, कोलाज पद्धति का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी। चलिए, डाक टिकट जब भी आ जाता है तो मुझे उस स्टूडेंट की याद आ जाती है कि हाँ, कि चलो डाक टिकट भी कराना है। बहुत ही कम से कम 4 महीने तो हो गए, मतलब कहते कहते कि मैम करा दीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी, अब पद्मश्री करवाया है, नेक्स्ट वीडियो पक्का डाक टिकट पर आएगी। ठीक है, चलिए तो डाक टिकट करा ही देते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो भारतीय डाक टिकट पर छपी है, 3 संगीतज्ञ, गुर्निका है, लेस डेमोस्लेस है, या फिर पाइपिता हुआ लड़का। चलिए, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा, यहाँ पर 3 संगीतज्ञ हो जाएगा। और ये कब यहाँ पर प्रिंट हुआ था, मतलब कब छपा था, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 1921 में। ठीक है, यानी कि 1921 में ये छपा था। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फाओवाद का मुख्य चित्रकार कौन था, ये आपको बताना है कि फाओवाद का जो मुख्य चित्रकार है वो कौन है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, देखो सभी लोग जानते हैं कि फाओवाद आ गया है, तो फाओवाद में तो एक ही का नाम आता है सबसे ज़्यादा, वो है कौन, हेनरी मातिस। चलिए, तो हेनरी मातिस हो जाएगा। बाकी हेनरी मातिस का जो जन्म हुआ है यहाँ पर याद रखिएगा, हेनरी मातिस का बताइएगा जन्म कब हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं इनका जो जन्म हुआ है कब हुआ है, 1869 में हुआ है। ठीक है, 1869 में हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि फाओवाद का यहाँ पे उद्भव कब हुआ है, तो फाओवाद का जो उद्भव हुआ है 1905 में हुआ है, और कहाँ पर हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी तो इनको सबको याद रखना कि मतलब कहाँ से उदय हुआ है, कब हुआ है, किस कौन सन में हुआ है, ये चीज़ एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्फिज्म, देखो ऑर्फिज्म भी वाला, देखो आपका क्वेश्चन आया भी था प्रैक्टिस सेट में। तो ऑर्फिज्म जो शब्द है यहाँ पर किसने गढ़ा है। ठीक है, ये आपको बताना है। एंडी वॉरहॉल है, एपोलिनियर है, ला कार्बूजियर है, या फिर ला बैक्सलेस है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं जो ऑर्फिज्म है यहाँ पर शब्द को किसने गढ़ा है, तो ऑर्फिज्म को यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अपोलिनियर ने गढ़ा है, यानी कि अपोलिनियर ने ये नाम दिया है। यानी कि ऑर्फिज्म भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे रहस्यमय। ठीक है, रहस्यमय।
चलिए, तो ये चीज़ हो गया है रहस्यमय महत्व। तो यहाँ के घनवाद के जो विचार फ्रेंच कवि हैं कौन, एपोलिनियर हैं। इन्होंने ही यहाँ पर 1912 में इसका शब्द दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बुके, देखो बुके भी बोल सकते हैं, यहाँ पे बैंकेट है तो यहाँ पे बुके है जो आपका, ठीक है, बुके जो मूर्ति है यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसकी है, मतलब किसने ये मूर्ति शिल्प को निम्नलिखित में किसने बनाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको, तो आपको बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर किसने बनाया है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पाब्लो पिकासो है, इसको तो याद रखना। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे आकारों की विषमता, आकारों की विषमता का जो नाम अलग है। देखो, आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है, ये आपको बताना है। आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन हो जाएंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। देखो, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा, मतलब एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, फर्नांड लेजे। ठीक है, आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन हो जाएंगे, फर्नांड लेजे। और फर्नांड लेजे आपको पता है ये कहाँ के कलाकार हैं, कौन बताएगा। चलिए, तो फर्नांड लेजे कहाँ के कलाकार हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये आपके हो जाएंगे घनवाद के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे, घनवाद के हो जाएंगे, याद रखिएगा, फर्नांड लेजे। अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है फर्नांड लेजे का, तो कितना हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो कितना हो जाएगा, 1881 से लेकर आपका 1955 से हो जाएगा, यानी कि 1881 से कितना हो जाएगा, 1955 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये हैं जो फर्नांड लेजे हैं। ठीक है, फर्नांड लेजे हैं, ये क्या है, एक फ्रेंच के हैं। ठीक है, ठीक है, ये फ्रांसीसी है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपके हो जाएंगे फ्रेंच घनवादी चित्रकार है ये कौन, फर्नांड लेजे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। घनवाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है। तो आपको बताना है कि घनवाद का प्रथम चित्र जो है कौन सा कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल अभी आया ही था, बस ये है कि उस टाइम में इंग्लिश में दे दिया है और ये आपका हिंदी में दे दिया है। चलिए, तो सभी लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अभिनयों की स्त्रियाँ, जो किसमें बना है, 1907 में बना है, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर ब्राक का कौन सा प्रथम चित्र था घनवाद का। चलिए, तो ये तो सब लोग को पता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आधुनिक कला में कोलाज का प्रारंभ हुआ। तो ये तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि कोलाज का प्रारंभ करने वाले कौन है और यहाँ पर कब से प्रारंभ हुआ, तो बिल्कुल सभी लोग को पता है। तो कब से हो जाएगा और किसने किया है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए, तो बताइएगा यहाँ पे कोलाज का जो प्रारंभ हुआ था यहाँ पर किस कलाकार ने किया था। तो चलिए, तो यहाँ पर इसके जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जॉर्ज ब्राक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जॉर्ज ब्राक हो जाएंगे। चलिए, तो ये तो आपका हो गया है, तो बिल्कुल आपका यहाँ से हो जाएगा आपका घनवाद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 की बात करते हैं। यहाँ पर घनवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो घनवाद का जनक सभी को पता है कि घनवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे दो ही कलाकार हैं, एक पिकासो है और एक ब्राक है, जो ब्राक यहाँ पर दिए नहीं है। चलिए, तो कोई बात नहीं, ब्राक नहीं दिए हैं, तो बस आप लोग याद रखना कि पिकासो और ब्राक हैं। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कह रहा है जॉन ग्रीस। देखो, जॉन ग्रीस आ गया है। देखो, जॉन ग्रीस भी कह सकते हैं या फिर हॉर्न ग्रीस। ठीक है, दोनों ही नाम है यहाँ पे, हॉर्न ग्रीस या फिर जॉन ग्रीस हैं। एग्जाम वाले कुछ भी दे सकते हैं, एग्जाम वालों का कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन ग्रीस यहाँ पर किस वाद में है, तो बताइएगा। तो ये आपको बताना है, जॉन ग्रीस है यहाँ पर किस वाद में है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो सभी लोग देखो, इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाता है, इसका अगर टाइम पीरियड पूछा जाता है तो कितना हो जाएगा, 1887 लेकर आपका हो जाएगा 1900 लेकर आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1927 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये आपके कहाँ के चित्रकार हैं, तो बिल्कुल ये घनवाद के चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने कितने याद कर लिए, 3 घनवाद के चित्र याद कर लिए। ठीक है, तो साथ में याद करते जाइएगा। एक है हुआन ग्रीस हो जाएंगे, दूसरे हैं जॉर्ज ब्राक हो जाएंगे, तीसरे हैं यहाँ पर पिकासो। ठीक है, 3 हो गए, तो 3 अच्छे से पहले याद करिए, फिर उसके बारे में और भी धीरे धीरे बताते जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लू पीरियड यहाँ पर किस कलाकार से जुड़ा। देखो, यहाँ पे ब्लू पीरियड तो सभी लोग पहले तो टाइम पीरियड बताइएगा। तो ब्लू पीरियड का यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं वैसे। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर 1901 से लेकर आपका कितना हो जाएगा,
4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो सभी लोग जानते हैं। तो 1901 से लेकर आपका 4 यहाँ पे ब्लू पीरियड हो जाएगा, जो किससे जुड़ा है? तो बिल्कुल यहाँ पर पिकासो से जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा है? पिकासो से। जो पिकासो क्या है? घनवाद के चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं यहाँ पे। द ओल्ड गिटारिस्ट, देखो ओल्ड गिटारिस्ट है तो वही चीज़ है यहाँ पर आपका गिटार वादक। ठीक है, जो आपका ओल्ड गिटारिस्ट है किस कलाकार की कृति है? जो आपका ब्लू पीरियड से है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर पिकासो को हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? पिकासो का हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका ब्लू पीरियड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्लू पीरियड से लिया गया है ये वाला चित्र। ठीक है, और ब्लू पीरियड का टाइम देखो मैं 70 बार बताऊंगी, जितनी बार आएगा उतनी बार बताऊंगी ताकि आपको साथ साथ में लर्न हो जाए। ठीक है, चलिए तो सभी लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। म्यूजिकल फॉर्म्स का चित्रकार कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है म्यूजिकल फॉर्म्स का चित्रकार कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो जॉर्ज ब्राक हो जाएंगे। ठीक है, तो जॉर्ज ब्राक हो जाएंगे। तो सभी लोग याद रखिएगा, बाकी इनका पहला चित्र भी याद रखना। बाकी जॉर्ज ब्राक का जो है मतलब प्रवर्तक हैं किसके? कोलाज के, मतलब वो कहे जाते हैं, जनक भी कहे जाते हैं, तो उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो 17 आ गया है, मिरर के सामने लड़की कलाकृति को किसने बनाया है? मिरर के सामने यहाँ पे लड़की जो है उसकी कलाकृति को यहाँ पर किसने बनाया है? तो सभी लोग जानते हैं मिरर के सामने जो लड़की है उसकी कलाकृति को किसने बनाया है? तो बिल्कुल यहाँ पर पिकासो ने बनाया है। ठीक है, तो पिकासो अच्छे से याद रखिएगा, बाकी पिकासो भी आपको पढ़ा देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो पिकासो का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम यहाँ पर 18 की बात करते हैं। पिकासो द्वारा गुएर्निका, देखो गुएर्निका वाला चित्र को तो आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लेना। गुएर्निका वाला बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, या तो गुएर्निका का सबसे पहले आपको याद रखना है, इसका साइज़ याद करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका टाइम पीरियड भी आप लोग याद रखना कि मतलब कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1931 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है 1931 है, इसको याद रखिएगा। बाकी इसका साइज़ कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11 फीट 6 इंच। तो पहले ये वाला साइज़ वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, लेकिन अब भी पूछे जाते हैं, किसी किसी के पूछे जाते हैं, जो बहुत ही विशाल प्रतिमा हो उसकी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, चलिए तो ये तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है, सभी का बहुत अच्छा है। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो गुलाबी काल आ ही गया है, तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए आसो आप लोग के इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, छोटे से ज़्यादा ही नहीं है, मतलब 42 के लगभग है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, जितना पढ़िए। तो डेली क्लास होती ही है, तो आप लोग का हर दिन कोई ना कोई आपको नया मिलेगा ही, तो तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए तो गुलाबी काल का संबंध है, तो गुलाबी काल का संबंध किससे हो जाएगा? तो सभी जानते हैं, तो बिल्कुल आपका पिकासो से हो जाएगा। तो जल्दी से पिंक पीरियड का टाइम बताइएगा। तो पिंक पीरियड का भी टाइम बताइएगा। तो यहाँ पे ब्लू पीरियड का सबको जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे पिंक पीरियड का कितना हो जाएगा? 1905 से लेकर आपका हो जाएगा 1906 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने बिल्कुल काम किया था, बिल्कुल ब्लू पीरियड की तरह यहाँ पर भी इन्होंने काम किया था पिंक पीरियड में। चलिए तो हम बात करते हैं कोलाज का प्रारंभ हुआ, तो ये अभी आया ही था। तो क्वेश्चन तो बताइएगा कोलाज का जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? चलिए तो बिल्कुल आपका यहाँ जो प्रारंभ हुआ है कब से हुआ है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा घनवाद से हो जाएगा। ठीक है, कोलाज का प्रारंभ कब से हुआ है? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर घनवाद से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो ये भी बता देते हैं, कोलाज का प्रारंभ जो हुआ है आपका 1912 में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। चलिए तो ये चीज़ याद रखना। बाकी घनवाद का टाइम पीरियड बताइएगा, घनवाद का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? चलिए तो सब लोग दो घनवाद का भी टाइम पीरियड बताइएगा। यहाँ पे हो जाएगा घनवाद का 1901 से लेकर 1907 से लेकर 1925। चलिए तो 1907 से लेकर आपका 1925 हो जाएगा, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो सभी को पता ही होगा। चलिए तो क्यूबिज्म का भी याद रखना, और बाकी कोलाज का प्रारंभ हुआ है वो भी याद रखना। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 की बात करते हैं। यहाँ पे मूर्ति गोंजालेज, देखो मूर्तिकार हैं, देखो मूर्ति लिख गया है। चलिए तो मूर्तिकार है कौन? गोंजालेज निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे? देखो यहाँ पे गोंजालेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूर्तिकार कौन है? गोंजालेज है। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके साथ कार्य किया करते थे। तो बताइएगा किसके साथ कार्य किया करते थे? हेनरी मूर हैं, मातिस हैं, पिकासो हैं, या फिर जियोकोमेती हैं।
चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर किसके साथ हो जाएंगे, मूर्तिकार गोंजालेस तो पाब्लो पिकासो के साथ काम किया करते थे। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है ये वाला। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, पाब्लो पिकासो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 की बात करते हैं। देखो 22 क्या कह रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए, तो बिल्कुल दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए, तो यहाँ पर बुल फाइट, देखो बुल फाइट जो है सीरीज, ये क्या है, बुल फाइट क्या है, सीरीज है। पिकासो में, यहाँ पे पिकासो ने, यानी कि बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसको प्रयोग किया, मतलब किसका प्रयोग किया, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसको छोटा कर देती हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। आई होप आपकी सही से दिख रहा होगा। चलिए, तो बुल फाइट की पहले बात करते हैं। बुल फाइट सीरीज नामक जो सीरीज है, पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया, तो यहाँ पर आपको बताना है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है। तो बिल्कुल किसका प्रयोग किया है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑफसेट लिथोग्राफी। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑफसेट लिथोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑफसेट लिथोग्राफी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर है 1960 में यहाँ पर इसको बनाया था। ठीक है, यहाँ पे किसने जो सीरीज़ है यहाँ पे बुल फाइट को, तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड भी याद रखना, तो नेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि पीजीटी वालों के लिए ऐसा नहीं है, तो पीजीटी वाले भी याद रखें, टीजीटी वाले याद रखना, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, क्या पूछ ले। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यहाँ पर अपने जीवन के ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया, तो बिल्कुल अभी अभी आया था। तो ब्लू पीरियड की बात याद रखना, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर 1901 से लेकर 1904 हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू पीरियड के लिए यहाँ पर पिकासो ने किस अवधि में काम किया, तो यहाँ पर 1901 से लेकर 1904 हो जाएगा। अगर हम यही चीज़ बात करते हैं पिंक पीरियड के लिए बात करते हैं, तो पिंक पीरियड का कितना टाइम हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1905 से लेकर आपका हो जाएगा 1910। चलिए, तो यहाँ पे लिखा भी है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 1905 से लेकर 6 हो जाएगा, ये 10 नहीं है, 1905 से लेकर आपका कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर ब्लू कलर का यूज़ करा है, यहाँ पे रेड कलर का। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि पाब्लो पिकासो ने गुएर्निका का विषय जो प्रसंग है संबंधी आधार था। देखो आप लोग भी जानते हैं कि गुएर्निका का चित्र जो बनाया था एक स्पेनिश गृह युद्ध के लिए यहाँ पर इन्होंने चित्र बनाया था। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा उनको आघात हुआ था, उनको चोट लगी थी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, तो इससे मतलब ये चीज़ प्रभावित होकर तो इन्होंने यहाँ पर चित्र बनाया था गुएर्निका। ठीक है, ये कौन सा विषय था ये आपको बताना है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा स्पेनिश सिविल युद्ध हो भी कह सकते हैं, या फिर स्पेनिश गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर इसका टाइम बताइएगा, यहाँ पर इसका टाइम मतलब कब बनाया है, स्पेनिश गृह युद्ध वाला चित्र यहाँ पर कब बनाया है। चलिए, तो बहुत अच्छा सभी लोग आंसर दे रहे हैं, तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश सिविल युद्ध है जो यानी गृह युद्ध, तो बिल्कुल आपका 1937 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सभी ने बहुत अच्छा याद करा है, तो बिल्कुल वेरी गुड, तो बिल्कुल है, और इसका साइज भी याद कर लेना। बाकी देखो मैंने शॉर्ट्स भी कराया है, शॉर्ट्स भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पिकासो ने मैन विद वायलिन की चित्रकारी यहाँ पर कब करी। पहले तो आपको याद रखना है कि पिकासो का चित्र है कौन सा, मैन विद वायलिन है, पहले तो आप लोग को याद रखना है। और ये कहाँ से है ये भी याद रखना है, ये कहाँ से हो जाएगा आपका ब्लू पीरियड से हो जाएगा। मैन विद वायलिन है, ये आपका कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्लू पीरियड से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ब्लू पीरियड से याद रखना कौन कौन से चित्र हैं, कौन से पिंक पीरियड के हैं, ये सब एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं कि चित्रकारी कब की है। अब इन्होंने चित्रकारी कब की है किसमें, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका 1912 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, यहाँ पर ये वाला माफ़ करना, यहाँ पर मैन विद वायलिन ये ब्लू पीरियड का नहीं, ब्लू पीरियड का तो यहाँ पर 1901 से लेकर 1904 टाइम पीरियड था, और ये बनाया है इन्होंने 1912 में। तो 1912 का यहाँ पे जो टाइम है वो कौन सा हो जाएगा। देखो आप लोग भी जानते हैं कि पिकासो ने यहाँ पर 3 भागों में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो ये एक आरंभिक था, एक यहाँ पर दूसरा कौन सा हो जाएगा, विश्लेषणात्मक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा संश्लेषणात्मक। तो यहाँ पे संश्लेषणात्मक में इन्होंने काम किया था, तो संश्लेषणात्मक में इन्होंने इनका जो टाइम पीरियड था वो कौन सा
टाइम पीरियड था, कौन बताएगा? चलिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो 1912 से लेकर 1914 था, ये उसी का ही चित्र है, ठीक है। द मैन विद वायलिन है, ये उसी का ही क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 कह रहा है कि एक्वा टिंट श्रृंखला, यानी कि एक्वा टिंट में जिसमें रेजिन पाउडर का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्वा टिंट श्रृंखला जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वर्फो, ठीक है, कौन सा? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वर्फो यहाँ पर किसने बनाई है? बताइएगा। तो यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वर्फो जो बनाई है वो यहाँ पर किसने बनाई है, ये आपको बताना है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वर्फो यहाँ पे किसने बनाया है? तो बिल्कुल यहाँ पर किसने बनाया है? पाब्लो पिकासो ने बनाया है। वेरी गुड, तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा? पाब्लो पिकासो। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया? यानी कि तैल चित्र के साथ उन्होंने मिट्टी का भी यूज़ करा था, यानी कि सर्वप्रथम जो मिट्टी का प्रयोग किया था। और ये भी मतलब जो भी चित्र आप बता रहे हैं, मतलब कौन सा बता रहे हैं? मोंडोलिन, ठीक है, ये मंडोलिन है, ठीक है। तो बता देते हैं मंडोलिन, जो या तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो मंडोलिन एट गिटार, ठीक है, एंड गिटार है, मंडोलिन एंड गिटार है। ये जो है यहाँ पर इन्होंने पिकासो ने क्या किया है? पिकासो ने यहाँ पर मतलब सबसे पहले मिट्टी का प्रयोग करा है, ये लिख लेना। सर्वप्रथम मिट्टी का प्रयोग करा और यहाँ पर और इसमें इसके साथ रंगों का प्रयोग करा है। मतलब यहाँ पर अभी तक यहाँ पर किसी ने नहीं करा है, पिकासो ने नहीं किया था। तो पिकासो ने सर्वप्रथम यहाँ पर मिट्टी और रंगों का प्रयोग करा, किसमें? मंडोलिन एंड गिटार में किया है, ठीक है। तो ये भी आपका किसका जो पिक्चर हो जाएगा, ये भी आपका जो टाइम पीरियड है किसका हो जाएगा? 1912 में लेकर आपका हो जाएगा 1914 का है, यानी कि ये संश्लेषणात्मक का ये आपका हो जाएगा, ये वाला मतलब पिक्चर, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। शिल्पकार है यहाँ पर, देखो अभी आपका मूर्तिकार आया था, अब कह रहा है शिल्पकार। तो गोंजालेस निम्न में से किसके साथ कार्य किया था? अभी मूर्तिकार है, देखो वही क्वेश्चन है तो फिर से रिपीट कर दिया है, लेकिन आपका ये अलग एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये जो आपका गोंजालेस जो पूछ रहा है कि मतलब किसके साथ कार्य किया है, तो किसके साथ कार्य किया है? तो सभी लोग जानते हैं। तो किसके साथ कार्य किया है? तो सब लोग को पता है, पाब्लो पिकासो, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? पाब्लो पिकासो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी को पता है, वेरी गुड। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पिकासो का विश्व विख्यात चित्र कौन सा? गुएर्निका। देखो फिर से आ गया है, वेर्निका लिख गया है। चलिए, तो गुएर्निका है, इसको याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? गुएर्निका का चित्र यहाँ पर किस शैली से है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि गुएर्निका का है अति यथार्थवाद है, घनवाद है या फिर अभिव्यंजनावाद। देखो यहाँ पे गुएर्निका का चित्र, देखो मैंने शॉर्ट्स भी कराया, इसमें पूरी डिटेल्स बताई, एक एक चीज़ आपको बताया है। अगर आप लोगों ने उसको देख लिया तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पिक्चर्स है तो पिक्चर से बहुत अच्छे से और समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर तीनों ही हो जाएगा, अति यथार्थवाद भी हो जाएगा, घनवाद भी हो जाएगा, इवन आपका कौन सा हो जाएगा? अभिव्यंजनावाद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। बाकी आपका 1937 बना है, इसको भी डेट भी याद रखना, सब याद रखना। और यहाँ पे इसका विषय है स्पेनिश गृह युद्ध है, वो भी याद रख लेना, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा? शांति। यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपको बताना है कि सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शांति जो है यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया है। तो सब लोग जानते हैं किसके द्वारा, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर पिकासो के द्वारा बनाया गया, ठीक है। चलिए, तो सभी का राइट आंसर यहाँ तो पिकासो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पिकासो हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। पिकासो किसके समय में पैदा हुआ? देखो यहाँ पर देखो पैदा होने की बात कर रहा है। अब देखो किसके समय में हुआ ये अलग बात है, किसके समय में पैदा हुआ? पैदा हुआ का मतलब क्या है? जन्म। यानी कि सीधे सीधे इसका क्या पूछ रहा है? जन्म पूछ रहा है। और जन्म जब पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं कि पिकासो का जो जन्म हुआ है, ठीक है, वो किसके, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बता देते हैं कि इसका जो जन्म, देखो पिकासो का जन्म कब हुआ है? तो सब लोग जानते हैं कि पिकासो का जन्म हुआ है यहाँ पर 1881 में हुआ है, ठीक है। पिकासो का जन्म कब हुआ है? 1881 में हुआ है,
ठीक है, यानी कि 1881 से लेकर 1973 इसका टाइम है बस, लेकिन हमें जन्म से मतलब है। और यहाँ पे इम्प्रेशनिज्म यानी कि आभास चित्रण कह दिया है, आभास चित्रण। और इसका टाइम पीरियड कितना है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पर, कौन बताएगा, चलिए तो बताइएगा यहाँ पे। प्रभाववाद का जो है यानी कि इम्प्रेशनिज्म का जो है टाइम पीरियड आपको बताना है, तो इम्प्रेशनिज्म का टाइम पीरियड बताइएगा, तो टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका 1870 से आपका 85 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका ये हो जाएगा। तो आप लोग खुद सोचिए कि जब इनका जन्म यहाँ पे 1881 में हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो होगा नहीं, रेनेसा में भी नहीं, तो जब इनका जन्म ही 1881 में हुआ है, तो यहाँ पर समझ जाइएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर प्रभाववाद के टाइम में इनका जन्म हुआ है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 की बात करते हैं, पिकासो की मृत्यु यहाँ पर किस शताब्दी में हुई है। चलिए देखो मृत्यु का भी याद रखना, तो यहाँ पर तो पूरा टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर आप लोग याद रखना, यहाँ पर 1881 से लेकर आपका कितना हो जाएगा 1973 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पिकासो को पूरा याद रखना, 1881 से लेकर आपका कितना हो जाएगा 1973, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका 73 है, 1973 है, तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, 20वीं शताब्दी हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल आपका 20वीं हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 की बात करते हैं, घनवाद के प्रवर्तक कौन थे, बताइएगा। तो घनवाद के प्रवर्तक तो सभी लोग जानते हैं, तो जल्दी से बताइएगा यहाँ पे घनवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे पिकासो और कौन हो जाएंगे, ब्राक हो जाएंगे। चलिए तो ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 34 की बात करते हैं। 34 कह रहा है कि घनवाद में कितने प्रकार का होता है। देखो अब यहाँ पे देखो घनवाद तो वैसे मुख्य रूप से जो प्रकार होता है, ठीक है। देखो घनवाद के प्रकार है, यहाँ पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। अब सब लोग के मन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर कितने होते हैं, कोई कह रहा होगा 1 है, कुछ कह रहे हैं 2 है। चलिए तो यहाँ पर बता देते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर सिर्फ कुल टोटल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका विश्लेषणात्मक घनवाद है, ठीक है। एक है आपका कितना, विश्लेषणात्मक। चलिए तो विश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक। चलिए दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखो विश्लेषणात्मक में यहाँ पर देखो 2 तरीके के होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक जो विश्लेषणात्मक है इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा, इसको कहते हैं एनालिटिकल, ठीक है। क्या कहते हैं, एनालिटिकल कहते हैं। और संश्लेषणात्मक को क्या कहते हैं, यहाँ पर सिंथेटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही अपने अलग अलग हैं, दोनों ही, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, देखो घनवाद तो कोई भी चीज़ रहता है कि यहाँ पर 2 ही तरीके से बना ही सकते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे घनवाद का जन्म वर्ष है, बताइएगा। तो घनवाद का जन्म वर्ष क्या होता है, तो ये आपको बताना है घनवाद का जन्म वर्ष। तो बिल्कुल आपको पता ही है, तो बताया ही था, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1907 से लेकर कितना हो जाएगा 1925। चलिए तो 1907 से लेकर यहाँ पर, एक मिनट पूरा अच्छे से लिख देती हूँ, यहाँ पर 1907 से लेकर आपका 1925, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा घनवाद का टाइम। तो घनवाद का टाइम याद रखना, पिकासो का टाइम याद रखना, ये सब बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 1907 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी आपका राइट आंसर है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से घनवादी कलाकार कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से घनवादी कलाकार कौन नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे घनवादी कलाकार कौन नहीं है, नहीं पूछा है। तो चलिए तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे जेम्स एंसोर। चलिए तो जेम्स एंसोर कहाँ के कलाकार हैं, आप लोग बताइएगा, ये आप लोग के लिए है। तो जेम्स एंसोर हैं कहाँ के कलाकार हो जाएंगे, बताइएगा। प्रभाववाद के हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे, या फिर अभिव्यंजनावाद के हो जाएंगे, कहाँ के हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल सभी ने बहुत अच्छा बताया, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर है अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं ये, ठीक है। अभिव्यंजनावाद के हो जाएंगे, अभिव्यंजनावाद, तो आपका अभिव्यंजनावाद ही आएगा इस बार नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 की बात करते हैं। यहाँ पर कौन 2 कलाकारों ने ज्यामिति चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकों का समावेश। चलिए तो यहाँ पर कौन से 2 कलाकार ज्यामिति चलन, चमकदार रंगों, तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया था,
देखो यहाँ पर देखो किसकी बात कर रहा है। देखो यहाँ पर जब चमकदार, ज्यामिति, चलन, समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, घनवाद। वेरी गुड। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, घनवाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को दिया है कि यहाँ पर पॉल सेजान है, विंसेंट वैन गॉग है, पिकासो, ब्राक हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर यहाँ पर पिकासो और ब्राक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर पिकासो एंड ब्राक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। मतलब 40 बार बार कह रही हूँ कि 40 क्वेश्चन आ नहीं रहा है। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है एविगन सुंदरियाँ हैं। एविगन सुंदरियाँ हैं तो समझ जाइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर द एविगन जो है, तो यहाँ पर एविगन सुंदरियाँ है, यहाँ पर किससे है। चलिए, तो सभी ने बहुत अच्छा से बताया, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर पिकासो। ठीक है, चलिए, तो पिकासो का प्रथम चित्र है, किसका है, प्रथम चित्र है। प्रथम चित्र कब बनाया है, चलो सब लोग बता, देखो 100 बार आ चुका है, चलिए सभी लोग को पता है। तो बिल्कुल सभी लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। तो बताइएगा, पिकासो ने जो आधुनिक कला की प्रेरणा ली है वो किससे ली है, बताइएगा। तो आधुनिक कला की जो प्रेरणा ली है, अफ्रीकी मुखौटों से ली है, गुफा चित्रों से ली है, सभी को पता है। तो बिल्कुल आधुनिक कला की जो प्रेरणा ली है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, अफ्रीकी मुखौटों से। चलिए, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 की बात कर रहा है, द स्टूडियो। चलिए, तो द स्टूडियो है, द स्टूडियो के कलाकार कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो बताइएगा, द स्टूडियो के कलाकार कौन है, बताइएगा। तो कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे, देखो द स्टूडियो अलग है और द पेंटर स्टूडियो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं सब बता दो। चलो, कुर्बी का बता दो, पिकासो का बता दो, द स्टूडियो तो आपका हो ही जाएगा, यहाँ पर पिकासो का हो जाएगा। देखो, पिकासो ने यहाँ पे क्या कहते हैं, दो स्टूडियो के 2 बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को ही आप लोग याद रखना। चलिए, तो ये चीज़ आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, मैन विद पाइप। चलिए, तो बस इसका मिलान करना है, सीधे सीधे क्या करना है, इसका मिलान करना है। तो मिलान चलिए करते हैं। मैन विद अ पाइप है, स्टिल लाइफ विद पाइप है, ये आपको चलिए मिलान करने हैं। चलिए, तो पहले हम मिलान करते हैं यहाँ पर किसका, सबसे पहले कहते हैं मैन विद पाइप किसका हो जाएगा। मैन विद पाइप किसका है, तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल आपका पिकासो का हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। स्टिल लाइफ विद ब्लैक फेसेस हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जॉर्ज ब्रॉक का हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। दी मैकेनिक। ठीक है, दी मैकेनिक है, ये किसका हो जाएगा, फर्नांड लेजे का हो जाएगा। फर्नांड लेजे कहाँ के कलाकार हैं, चलिए, तो फर्नांड लेजे हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टिल लाइफ विद अ चेयर, तो स्टिल लाइफ विद अ चेयर ये किसका हो जाएगा, जॉन ग्रीस का हो जाएगा। चलिए, तो ये जॉन ग्रीस का हो जाएगा। चलिए, तो बताइएगा यहाँ पे जॉन ग्रीस, फर्नांड लेजे, पिकासो, जॉर्ज ब्राक कहाँ के कलाकार हैं। देखो, साथ साथ में आप लोग याद रखना, यहाँ पे हॉर्न ग्रीस है, यहाँ पे जॉन ग्रीस है, कुछ भी कह सकते हैं, जॉन ग्रीस, हॉर्न ग्रीस या फिर जीन ग्रीस, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एग्जाम वाले कुछ भी दे देते हैं। तो जॉन ग्रीस भी याद रखना, हॉर्न ग्रीस, वैसे नाम तो वैसे हॉर्न ग्रीस ही है, हॉर्न ग्रीस है, वन ग्रीस। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ हो गया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट ही है। चलिए, देखो लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। देखो, आपकी तो बहुत छोटी सी क्लास थी आज की। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। रूप की चरम सादगी अभिव्यक्ति सामग्री जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए, तो बताइएगा सभी स्टूडेंट कौन सा हो जाएगा। रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्ति पूर्वक सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता क्या है। तो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी, अति यथार्थवाद, न्यूनतमवाद, क्यूबिज्म। चलिए, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्यूबिज्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सभी ने बताया है क्यूबिज्म है, तो क्यूबिज्म का जाते जाते टाइम पीरियड भी बताइएगा। तो कितना हो जाएगा, 1907 से लेकर 1925 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छे से किया है। तो यहाँ पे जितना मैंने आपको कराया है आप लोग उसको याद रखिएगा, बाकी आपके लिए इतना बेस्ट है। बाकी अगर कोशिश करते हैं, देखते हैं, एग्ज़ाम का भी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। अगर पता ही चल जाता तो आराम से थ्योरी कराना शुरू कर देती। अब मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मतलब थ्योरी कराना शुरू कर दूँ वेस्टर्न की, अब बीच में अटक जाए तो अच्छा नहीं, क्योंकि
काफ़ी टाइम चाहिए, इसीलिए तो मैं कहीं कोई अपना बैच वैच कोई भी लॉन्च नहीं कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि मुझे सिलेबस को पढ़ाने के लिए मुझे 1 साल चाहिए कम से कम, तभी बच्चों का सिलेबस पूरा है। क्योंकि मैं कहीं आधा-अधूरा पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना ही इसको क्रैश कोर्स की तरह सही लगता है। तो यहाँ पे जितना हो सकता है तभी तो मैं बार-बार पूरा करा रही हूँ कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके आर्ट एग्ज़ाम से, जितने भी आर्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो मैं सब करा दे रही हूँ, जितने भी प्रैक्टिस सेट है, कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। चलिए, तो यहाँ पर एक भी इसीलिए क्वेश्चन रिपीट नहीं करती हूँ कि ताकि आपके सारा हो जाए, पूरा प्रैक्टिस हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाए तो बता देना। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट इधर से उधर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्रेडिट किसका देंगे अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो। चलिए, कोई बात नहीं, कुछ स्टूडेंट तो हैं मैं शुरू से देखती हूँ जो बिल्कुल एकदम मेरे साथ ही जुड़े हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, तो हैं कुछ, बाद में देखो सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल मुझे पता रहेगा कौन-कौन है। चलिए, अब वो अच्छे से भी पढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करिए, सिलेक्शन लेकर आइए, सभी सिलेक्शन लेकर आइएगा। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं 2 बजे आपका मॉक टेस्ट के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।